हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को प्लासी के युद्ध के बारे में बतलाने वाला हूँ। आखिर ये जो द बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ये क्यों हुआ, कब हुआ और किसके किसके बीच में हुआ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बतला देता हूँ कि ये किसके किसके बीच हुआ। ये अंग्रेज़ों के बीच और जो बंगाल के नवाब थे उस समय, सिराजुद्दौला, इन दो के बीच में ये प्लासी का युद्ध हुआ था। और उस समय अंग्रेज़ों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। तो बढ़ते हैं। रिलेट यहाँ पे ये कहीं ना कहीं ब्लैक होल से भी करता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बतलाया भी था। ब्लैक होल का ये जो बहुचर्चित घटना था, ये आखिर था क्या। लेकिन जिसने भी मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा, उसके लिए एक शॉर्ट तरीके से मैं बतला देता हूँ कि ये ब्लैक होल का घटना था क्या। ब्लैक होल का घटना कुछ ऐसा था कि सिराजुद्दौला सबसे पहले कलकत्ता में अंग्रेज़ों का एक कोठी था जिसका नाम था फोर्ट विलियम। सबसे पहले तो वो उस पर हमला करते हैं। हमला करने के बाद में होता क्या है कि वो कोठी को घेर लेते हैं, और घेरने के बाद में 5 दिन तक बहुत ज़्यादा संघर्ष चला, और 5 दिन के लड़ाई के बाद में वो उस कोठी फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद में जो युद्धबंदी होते हैं, 146 युद्धबंदी, लगभग नहीं, पूरे 146 युद्धबंदी ऐसा माना जाता है थे, जिसको 20 जून के रात में 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े कक्ष में डाला गया। तो जब 20 जून के रात में इन लोगों को डाला गया, तो जब 21 जून की सुबह उस रूम को खोला जाता है, तो ये पाया जाता है कि उसमें से सिर्फ 23 युद्धबंदी ही बचे हुए होते हैं। यानी बाकी के जो 123 युद्धबंदी थे, वो कहीं ना कहीं उन सभी का दम घुटने के वजह से या फिर कुचले जाने के वजह से, चूँकि रूम का साइज़ काफ़ी छोटा था, तो बहुतों का दम घुट गया और बहुत जो है कुचले जाने के वजह से मारे गए। और जो बचे हुए 23 व्यक्ति थे, उनका भी हालत कुछ खास अच्छा नहीं था, वो भी अधमरे हालत में ही पाए गए थे, ऐसा ये माना जाता है। तो एक तो ब्लैक होल का ये घटना, और दूसरा कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का कब्जा, ये दो मुख्य कारण कहीं ना कहीं प्लासी के युद्ध का बन गया था। तो होता क्या है, कलकत्ता पर जो सिराजुद्दौला का कब्जे का जो समाचार था, वो कहीं ना कहीं मद्रास भी पहुंचा। और मद्रास में जैसे ही पहुंचा, वैसे ही रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सशस्त्र सेना कलकत्ता के लिए उसी समय रवाना कर दी गई। तो नवाब के जो प्रभारी थे, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बतलाया था, सिराजुद्दौला ने जो कोठी थी अंग्रेज़ों की फोर्ट विलियम, उस पर कब्जा करने के बाद में, कलकत्ता को जीतने के बाद में, उनका एक प्रभारी था जिसका नाम था मानिक चंद्र। उसको वो कलकत्ता का प्रभार सौंप के वो खुद चले जाते हैं मुर्शिदाबाद। ठीक है, चले गए थे मुर्शिदाबाद। तो होता क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सशस्त्र सेना कलकत्ता के लिए रवाना कर दी गई थी। तो नवाब के जो प्रभारी थे मानिक चंद्र, अभी मानिक चंद्र क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा राशि अंग्रेज़ों से वो लेते हैं, और बिना लड़े झगड़े कलकत्ता जो है वो अंग्रेज़ों को सुपुर्द कर देते हैं। उनको टेंशन ज़रा भी नहीं चाहिए था, वो एक बहुत बड़ा सा धनराशि लेते हैं और पूरा का पूरा कलकत्ता वो अंग्रेज़ों को दे देते हैं। तो पहला यहाँ पे अंग्रेज़ों का ये जो स्ट्रेटजी था, वो काफ़ी हद तक काम कर गया था। तो इस स्थिति का लाभ उठाकर रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के जो प्रमुख साहूकार थे, जो थे एक जगत सेठ तथा मीर जाफ़र, को अपने साथ मिला लिया। ठीक है, तो नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र इन लोगों ने मिलकर रचा, और वहाँ पे मीर जाफ़र को ये लालच भी दिया गया कि सिराजुद्दौला के बाद अगला नवाब जो होगा वो बंगाल का, वो होगा वो होगा मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र इस लालच में वो पड़ गया, उसे कहीं ना कहीं ये लालच हो गया कि सिराजुद्दौला के बाद अगला नवाब वो बनेगा, तो वो इस षड्यंत्र में शामिल हो गया। तो ये लोग आपस में षड्यंत्र बना ही चुके थे। तो ऐसा है कि अब भी सिराजुद्दौला मौजूद थे किधर, मुर्शिदाबाद में। तो ये लोग सभी मिल के किधर, मुर्शिदाबाद पे जाके आक्रमण कर दिए। कौन कौन, पहला तो प्रभारी मानिक चंद्र, दूसरा मीर जाफ़र, तीसरा ब्रिटिशर्स यानी रॉबर्ट क्लाइव। ये सभी आपस में षड्यंत्र पहले से ही बना चुके थे, और बनाने के बाद में ये सभी जाके मुर्शिदाबाद पे आक्रमण कर देते हैं। फिर क्या होता है, फिर 23 जून 1757 को दोनों सेनाएं
मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर स्थित पलासी के ऐतिहासिक मैदान में दोनों सेनाएं टकराई। याद रखिएगा, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पलासी का युद्ध, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है कि जो पलासी का युद्ध था वो कब हुआ था। तो बैटल ऑफ पलासी जो था वो हुआ था 23 जून 1757। आपको पता होगा द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1857। यानी आज़ादी का जो पहला लड़ाई था वो लड़ा गया था 1857 में, और जो पलासी का युद्ध हुआ था जस्ट इससे 100 ईयर पहले हुआ था, जस्ट इससे 100 साल पहले हुआ था। यानी 1757 में पलासी का लड़ाई लड़ा गया था। और किधर लड़ा गया था? पलासी के मैदान में लड़ा गया था। तो आपको डेट याद रखना है, 23 जून 1757 में ये लड़ाई लड़ी गई थी, और मुर्शिदाबाद की सेना और रॉबर्ट क्लाइव की सेना पलासी के ऐतिहासिक क्षेत्र में टकराई थी। तो नवाब की विशाल सेना का नेतृत्व विश्वासघाती मीर जाफ़र कर रहा था। यानी सिराजुद्दौला का जो सेना था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उसका नेतृत्व कर रहा था मीर जाफ़र, जो कि पहले से ही ऑलरेडी मिल चुका था अंग्रेज़ों से जाके। अंग्रेज़ों से जाके उसके मन में ये लालच बैठा हुआ था कि सिराजुद्दौला अगर हारता है तो अगला नवाब वो बंगाल का बनेगा, इसलिए वो तो पहले से ही मीर जाफ़र मिला हुआ था अंग्रेज़ों से। और सिराजुद्दौला का जो सेना था उसका नेतृत्व को कौन कर रहा था? मीर जाफ़र कर रहा था। तो इस वजह से होता क्या है यहाँ पे? इस वजह से होता ये है कि सिराजुद्दौला के विशाल सेना के सामने ये जो अंग्रेज़ों का कुछ मुट्ठीवर सेना था, चंद सेना था, उसकी जीत हो गई। यानी कि बिना लड़े जो सिराजुद्दौला का सेना था उसने आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेज़ों के सामने। तो कहीं ना कहीं ये विश्वासघात का ही एक नतीजा था जो कि मीर जाफ़र के द्वारा सिराजुद्दौला को दिया गया था। तो इस वजह से जो है पलासी का जो पहला युद्ध था वो बिना लड़े, बिना स्ट्रगल किए, सिर्फ़ और सिर्फ ये अंग्रेज़ जो है अपना माइंड अप्लाई करके, कहीं ना कहीं अपना चालाक दिमाग लगा के ये जो है बैटल को जीत जाते हैं। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों को बहुत ही सस्ती जीत मिल जाती है और सिराजुद्दौला जो है बैटल ऑफ पलासी हार जाते हैं। यहाँ पे इस हार को देखते हुए सबसे पहले तो सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद पहुँच गए, और जैसे ही वो भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचते हैं वहाँ पे उनकी हत्या कर दी जाती है। और 25 जून 1757 को मीर जाफ़र वापस मुर्शिदाबाद आता है और अपने आप को यहाँ पे वो नवाब घोषित कर देता है। इस सफलता की प्राप्ति में दिए गए सहयोग के कारण उसने अंग्रेज़ों को 24 परगना की ज़मींदारी से पुरस्कृत किया। माफ़ करिएगा, 24 परगना की ज़मींदारी से पुरस्कृत किया। अंग्रेज़ों को उसने 24 परगना की ज़मींदारी दे डाली। तो क्लाइव को 2,34,000 पाउंड निजी भेंट के रूप में दिए गए। तो ये काफ़ी बड़ी धनराशि थी उस समय के लिए। 2,34,000 की धनराशि यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव को दी जाती है। 2,34,000 पाउंड की राशि जो है, धनराशि, ये रॉबर्ट क्लाइव को भेंट की जाती है। इसके अलावा बंगाल की समस्त फ्रांसीसी बस्तियाँ भी अंग्रेज़ों को दे दी गई। इस प्रकार पलासी के युद्ध के बाद बंगाल अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। बंगाल का नया नवाब मीर जाफ़र अपनी रक्षा और पद के लिए पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों पर निर्भर हुआ करता था। यही कारण था कि मुर्शिदाबाद क्लाइव का कठपुतली शासक था। यानी रॉबर्ट क्लाइव जैसा कहते थे वहाँ पे बंगाल में मीर जाफ़र को वैसा ही करना पड़ता था, और इसी वजह से मीर जाफ़र को कर्नल क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता था। और इसी वजह से होता क्या गया, जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों का मांग काफ़ी बढ़ता चला गया, और अंग्रेज़ों का धन का मांग इतना ज़्यादा निरंतर बढ़ता चला गया कि ये जो है मीर जाफ़र उनकी मांगों को पूरा करने में वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो अतः अंग्रेज़ किसी अन्य शासक की तलाश में लग गए। अब होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये जो मतलब मीर जाफ़र थे वो एक तो नाम के ये थे, वो सिर्फ नाम के नवाब रह गए थे क्योंकि उनका कुछ चलता था नहीं। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों का चलता था, रॉबर्ट क्लाइव का चलता था। जैसा अंग्रेज़ उनको कहते थे वैसा मीर जाफ़र को करना पड़ता था, क्योंकि सिर्फ वो नाम के बंगाल के नवाब थे और चलता उनके पास में पावर, उनके पास में कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि सेना भी उनके पास अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई ही सेना थी। और जब ये पैसे
देने में सक्षम नहीं होने लगे तो वो उनका जो उनकी जगह पे कोई नया शासक बनाने के बारे में सोचने लग गए। और इसी टाइप के अवसर का तलाश कहीं ना कहीं एक मीर जाफ़र का एक दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। वो भी किसी ऐसी ही अपॉर्चुनिटी के तलाश में था जो कि उसको अब जाके मिला था। तो होता क्या है, इस तरीके से अंग्रेज़ का भी और मीर कासिम का ही भी तलाश जो है पूरा हुआ। और 27 सितंबर 1760 को मीर कासिम तथा बेंसीटाट के मध्य एक गुप्त संधि हुआ और दोनों ने इस पर हस्ताक्षर किया। तो इस संधि जो था, ये जो संधि था, इसका कुछ प्रावधान था और इसका प्रावधान ऐसा था कि मीर कासिम ने कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव के ज़िले देना स्वीकार किया था। सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनी का आधा हिस्सा तय किया गया था। मीर कासिम ने कंपनी को दक्षिण के अभियान हेतु 5 लाख रुपया दे देने का स्वीकार किया था। मीर कासिम कंपनी के मित्रों को अपना मित्र तथा शत्रुओं को अपना शत्रु मानेगा, ऐसा भी इसमें यह प्रावधान था। कंपनी नवाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और कंपनी नवाब को सैनिकों की सहायता प्रदान करेगी, यानी कि नवाबों को अपना सेना रखने का अधिकार नहीं था। वो जो सेना कंपनी उनके लिए हायर करेगी तो नवाबों को वही सेना उनका रखना था। और वो सेना ऐसा नहीं था कि कंपनी उनको फ्री में देती, तो कंपनी जो सेना उनको दे रही थी, हायर कर रही थी नवाबों के लिए, तो उस सेना को रखने का, उस सेना को मेंटेन करने का जो भी कॉस्ट पड़ता वो मेंटेन करना था नवाब को, ठीक है। यानी सैलरी वगैरह नवाब को ही देना था, लेकिन जो ये होता सेना होती, जो ट्रूप्स होता, वो प्रोवाइड करता यहाँ पे कंपनी। और कंपनी का इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटजी ये था। उनको ऐसा लगता था मेनली कि अगर नवाब खुद का सेना हायर करता है तो वो उसके काफ़ी विश्वास पात्री रहेंगे। तो हो सकता है कल के डेट में कोई नवाब कोई षड्यंत्र जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ ही नहीं कर दे। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि नवाब का सेना खुद का हो, इसलिए वो अंग्रेज़ जो है चाहते थे कि जो सेना हो किसी भी नवाब का, वो मेनली यहाँ पे हायर किया जाए अंग्रेज़ों के द्वारा ही। तो ये स्ट्रेटजी यहाँ पे अंग्रेज़ों का था और उनको सैलरी वगैरह देने का काम नवाबों का था। तो ये सारा यहाँ पे संधि हुआ था जिसके निम्नलिखित प्रावधान मैंने आपको अभी बताए। तो कंपनी नवाब को सैनिक सहायता प्रदान करेगी, ऐसा भी था इसमें। फिर 14 अक्टूबर 1760 ईस्वी को इस संधि को कार्यान्वित करवाने हेतु बेंसीटाट तथा कोलाड मुर्शिदाबाद पहुँचे। फिर मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों के भय के कारण मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ दी, क्योंकि उसको पता था कि सिराजुद्दौला का क्या हाल हुआ है, नहीं है, वो सारा मैटर उसको वहाँ पे पता था। इसलिए उसने लड़ाई वगैरह करने का सोचा ही नहीं यहाँ पे। फिर उसने अपनी मर्ज़ी से जो नवाब की गद्दी थी उसको वो छोड़ा और उसके बाद में जो पेंशन उसके लिए हायर किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, वो उसको लेके मीर जाफ़र खुश रहने लग गया। तो मीर जाफ़र को जो उस टाइम पेंशन दिया जा रहा था वो दिया जा रहा था लगभग 15,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो गद्दी छोड़ने के बाद मीर जाफ़र को पेंशन दिया जा रहा था 15,000 रुपये पर मंथ, उसको पेंशन प्रोवाइड किया जा रहा था मीर जाफ़र को। तो उसके बाद में क्या होता है कि नवाब बनने के बाद मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, ठीक है। वह मुर्शिदाबाद को षड्यंत्रों का केंद्र समझता था, इसलिए उसने ऐसा किया, मुर्शिदाबाद से अपने राजधानी को हटाया और वो मुंगेर लेके चले गए। फिर क्या होता है, क्योंकि ऐसा करने के पीछे बस रीज़न यही माना जाता है कि उनका ऐसा मानना था कि जो मुर्शिदाबाद है वो षड्यंत्रों का केंद्र है, इसलिए वो वहाँ से राजधानी को चेंज कर लेते हैं तथा कलकत्ता से दूर रहकर अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से दूर रहना चाहते थे, ठीक है। उसने अपनी सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। उसने मुंगेर में तोपों तथा तोड़ेदार बंदूकों यानी वॉच लॉक गन के बनाने की व्यवस्था की। तो इस प्रकार आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा प्लासी का युद्ध क्या था और ये क्यों हुआ, किस कारण की वजह से हुआ और इसका क्या क्या अंजाम भुगतना पड़ा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी करें और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।